मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। कल मैं सिंगापुर में होऊंगा, इसलिए आज ही शुक्रवार का मार्केट के बारे में कुछ नहीं बता सकता मैं। लेकिन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था गुरुवार की एंड तक, मार्केट में निफ्टी 41 पॉइंट ऊपर थी, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर थी। लेकिन आज गुरुवार बहुत बेहतरीन दिन था मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं उन सब के लिए। कल्याण 10% ऊपर होके 605 रुपया पे पहुंच गया। नेटको 6% ऊपर उठकर 1575 रुपया में हो गया। मनप्पुरम 30% ऊपर जाकर 219 तक पहुंच गया। टाइटन 1.5% ऊपर उठकर 3604 रुपया तक पहुंच गया। पहली बार ओला में गिरावट दिखी, 130 तक गिर गई, 5% नीचे। तो आज क्या क्या बात करने वाले हैं हम। पहले हम जो ईवी मार्केट है उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद सोने के मार्केट में बताएंगे, और उसके बाद जो एसबीआई में बड़ा सा फ्रॉड हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले बात ये है कि ईवी मैंने में एक रिपोर्ट देखा। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में 3 जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लगभग अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं। लगभग उनका मार्केट शेयर 40% तक पहुंच गया है, और जो ओला का मार्केट शेयर है वो नीचे गिरता दिखा रहा है। ओला में जैसे मैंने बोला खुद कंपनी का सेल्स भी है, और तो एक्चुअल सेल्स 50% ऑफ देयर जो डिक्लेयर्ड सेल्स है उसका है। अगर वो 5000 बाइक बोल रहे हैं, 2500 बाइक तो ओला खुद कंज्यूम करता है और सिर्फ 2500 बाइक बाहर जा रहा है। तो मार्केट लीडरशिप का ओला का बहुत डेंजरस पोजीशन में है, और शीघ्र ही वो लीडरशिप निकल जाएगा। जो हीरो मोटर का वीडा नाम का स्कूटर है वो बेहतरीन पोजीशन पे है और मार्केट में एक्सपेंड हो रही है। एक चीपर वर्जन भी वो लॉन्च करने वाले हैं। हीरो मोटर का बिग स्ट्रेंथ है डिस्ट्रीब्यूशन, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में वो मसल स्ट्रेंथन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक वीडा में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हर बाइक में नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन हीरो मोटर का रियल ईवी प्ले आएगा जब वो ये को कहा बैठेगा। अब 45% शेयर होल्डिंग पे उनका है, लेकिन हीरो को अभी ईवी प्ले में नुकसान हो रहा है। दूसरा बड़ा प्लेयर है टीवीएस, जो iQube नाम का एक 4 वेरिएंट्स पे लॉन्च कर चुके हैं। वो ईच बाइक प्रॉफिटेबल हो गया है, लेकिन वो एबिटा लेवल में लॉसेस में है। इसीलिए इसका लॉसेस का मेन मुख्य कारण ये है क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट्स बहुत हेवी रहा, उसमें एबिटा लॉसेस हो रही है, लेकिन जल्दी वो प्रॉफिट हो जाएगा। सबसे बेहतरीन पोजीशन है बजाज ऑटो का, क्योंकि वो ईवी 3 व्हीलर बहुत पैसेंजर और कमर्शियल में बहुत अच्छा पोजीशन में है और वो डोमिनेट कर रहे हैं। ईवी की सब्सिडीज इसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में कटौती हो चुकी है, लेकिन ऑटो में और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए अभी भी जारी है। तो बजाज को उधर फैट मार्जिन्स मिल रहा है, तो उसे वो क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं अपने चेतक मॉडल में। सारी देश में चेतक रैपिडली एक्सपेंड कर रही है, हीरो और टीवीएस भी एक्सपेंड कर रही है। साफ है कि इस साल के अंत तक इन 3 में से एक मार्केट लीडर हो जाएगा, 2-3 ही होंगे, और ओला को नंबर 4 पोजीशन में ढकेल दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ओला का कोई फ्यूचर नहीं है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर कंपनी भारत में बड़ा बढ़त ले रही है। स्कूटर में ऑलरेडी वो नंबर 1 ब्रांड बन चुकी है, लेकिन होंडा की जो मोटरसाइकिल की ब्रांड है वो जल्दी अपना मार्केट शेयर ऊपर उठा के हीरो के साथ कैचअप कर चुकी है। होलसेल में नंबर 1 है। अगले 2 साल में वो ओवरऑल हीरो को पीछे छोड़ के नंबर 1 बाइक कंपनी इंडिया का हीरो बन जाएगा।
तो अगर आप शेयर्स के लिए देख रहे हैं तो होंडा को खरीदना अमेरिका या जापानीज मार्केट में वो बेहतर होगा। इसके बारे में मैंने बहुत बार बोला है। सोने के दाम में कल 30 रुपया गिरावट आई क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी गिरावट थी। सोने के दाम इंटरनेशनल मार्केट में 2513 रुपया में है, वो 3000 तक जा सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ और 15 से 20% का इजाफा हो सकता है और शायद 7000 पार करके 8000 तक पहुंच जाएगा। तो ये तो सोने का दाम है। इसका ट्रांसलेशन इंडिया में होगा कि जो गोल्ड लोन मार्केट अभी है वो 7,10,000 की है, 7,10,000 करोड़ का है। जो विशेषज्ञों का बता रहे हैं हमको अगले 5 साल में ये डबल होके 14,10,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। हमने बहुत अच्छा पोजीशन लेके बैठे हैं। मनप्पुरम, मुथूट और फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, करूर एशिया बैंक, कर्नाटका बैंक, ये सब गोल्ड लोन में कंसंट्रेट करते हैं। इस पोर्टफोलियो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले साल में। गोल्ड लोन में 3 प्रॉब्लम हैं क्योंकि जो प्रेशर हो रही है उसमें एनबीएफसी एलटीवी को 75 से 90% तक कर रहे हैं और दूसरा जो गोल्ड का क्वालिटी है उसको ब्लाइंड आई टर्न अराउंड कर रहे हैं और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि कैश डिसबर्सल कर रहे हैं। जो आरबीआई ने बैन किया है कि अगर आप 20,000 के ऊपर लोन दे रहे हैं आपको क्रैश में लोन देना बना है। लेकिन इन सब के बावजूद क्योंकि भारत में ये एस्टिमेट हो रहा है कि 25,000 टन का गोल्ड है, गोल्ड लोन मार्केट बढ़ने का सारे चांसेस बहुत बेहतर हैं। अगस्त 2017 में बीरेश चंद्र गंगोपाध्याय जो आज के उम्र में 92 इयर्स के हाल हैं, 92 उम्र के हैं और उस समय 7 साल पहले 85 साल के थे। उन्होंने अपने वाइफ मिया के नाम में एक बैंक अकाउंट खाता खोला और डिपॉजिट डाला, फिक्स्ड डिपॉजिट। उसमें 40 लाख का फिक्स्ड डिपॉजिट था विद इंस्ट्रक्शन फॉर ऑटो रिन्यूअल। 4 अप्रैल 2019 में गंगोपाध्याय साहब ने बैंक को विजिट की और पासबुक पेश की। क्योंकि प्रिंटर मैलफंक्शन थी तो उन्होंने उनको एक प्रिंटेड अकाउंट स्टेटमेंट दिया गया। उस प्रिंटेड अकाउंट स्टेटमेंट में ये पाया गया है कि कोई ने विड्रॉ कर लिया है और सिर्फ 3 लाख अकाउंट में है। उन्होंने इमीडिएटली मैनेजर को कंप्लेन किया तो मैनेजर साहब ने बोल दिया सर इंटरनेट बैंकिंग से किसी ने आपका पैसा ले लिया है। तो उन्होंने बोला मैंने इंटरनेट बैंकिंग अप्लाई ही नहीं किया, मैं सिर्फ व्यू ओनली के लिए पूछा था। आपने कैसे ये इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट किया मुझे पता नोटिफाई कर नहीं किया आपने, आपने खुद ऐसा फैसला कैसे ले सकते हो। तो पुलिस कंप्लेंट हुआ, एसबीआई ने पैसा वापस देने से इनकार कर लिया कि बोला कि ये फ्रॉड है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। गंगोपाध्याय साहब एक आईएएस ऑफिसर हैं, अगर ये आईएएस ऑफिसर के साथ ऐसा बर्ताव होएगा तो हम जैसा आदमी से क्या करेगा एसबीआई। उन्होंने स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में अपना केस डाला, उन्होंने पैसा मांगा, उन्होंने केस को पेश की। स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम ने केस को सुनवाई की और उन्होंने ये फैसला दिया कि गंगोपाध्याय साहब ठीक बोल रहे हैं, उनको 63.74 लाख का ऑफ मिल गया पेमेंट और उनको ये भी बोला गया डिले के लिए 9% इंटरेस्ट वो दे दें। तो एसबीआई ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन को अपील की। उन्होंने इस केस को स्टडी की, उन्होंने ये पाया कि गंगोपाध्याय साहब ने अप्लाई ही नहीं किया इंटरनेट बैंकिंग को, उनके बिना पूछे उनको ये दिया गया इंटरनेट बैंकिंग और किसी ने जो भी दिया उनके पास पासवर्ड था, उन्होंने पैसा बाहर निकाल लिया। इसमें गंगोपाध्याय साहब और उनकी वाइफ का कोई गलती नहीं है। तो उन्होंने ऑर्डर दे दी कि 63.74 लाख वो पे करें और डिले के लिए 9% इंटरेस्ट भी दें और कॉम्पनसेशन के लिए 25 लाख घंटे लगने के लिए दिया और 20,000 लिटिगेशन फीस के लिए दिया। मॉरल ऑफ दी स्टोरी है, हम लोग समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक में पैसा सेफ है, ये बिल्कुल झूठ है।
कि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक प्रेडेटरी प्राइसिंग करते हैं, आपसे बिना पूछे कोई इंश्योरेंस या किसी को लगा देते हैं और इंटरनेट बैंकिंग आपसे पूछे बिना इंटरेक्ट एक्टिवेट करते हैं और वो आपको पासवर्ड भी किसी को दिलवा देते हैं। ये केस एक आईएएस ऑफिसर को ऐसा हुआ तो आप और मैं कौन हैं, तो हमारा पैसा का क्या गारंटी है। इसीलिए बोलता हूँ, पुराने के समय की तरह आज पब्लिक सेक्टर बैंक सेफ नहीं है। ये रिपोर्ट तमिल हिंदू में आया था, लेकिन अंग्रेजी में मनी लाइफ सुचिता दलाल की मैगजीन में आया। आपका पैसा है, बहुत मुश्किल से आपने कमाया है, इसको ऐसे बैंक में मत गंवाएं। आज के लिए इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।